everyone, this is Samriddhi. Welcome to my channel. So in today's video we will learn about financial management and this is a most important topic and the chapter of business studies, and around 15 marks questions is expected from this chapter in board's examination. So let us start with the topic financial management. इट रेफर्स टू द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस. तो मतलब कि अगर नेम से ही देखें, इजी लैंग्वेज में बात करें तो फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं फिनेंस का मैनेजमेंट करना है कि फिनेंस कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ उसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है. तो यहाँ पहले फिनेंशियल मैनेजमेंट. अब फिनेंस को हम कहते हैं कि फिनेंस को हम मनी कहते हैं इजी लैंग्वेज में, और ये मनी जो है वो भी हम बहुत तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देयर कैन बी लीगल डिफिनेशन हो सकती है मनी की, या इकोनॉमिकल डिफिनेशन हो सकती है. लेकिन बिजनेस के टर्म्स में हम मनी को कहते हैं कि इट्स अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. मनी को एज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कंसीडर किया गया है. तो फिनेंस को हम कहते हैं मनी, और मनी होता है बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आर बॉडी नीड ब्लड इन ऑर्डर टू कैरीड आउट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. सिमिलरली बिजनेस की हर एक्टिविटीज़ के लिए, हर ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए इनकॉर्पोरेशन से लिक्विडेशन तक, वाइंडिंग अप तक का जो भी प्रोसीजर है बिजनेस में, हर चीज़ में किसकी रिक्वायरमेंट है? मनी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फिनेंस की रिक्वायरमेंट है. तो अब हर स्टेज पे हर जो भी एक्टिविटी एक बिज़नेस, एक कंपनी परफॉर्म करेगी उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फिनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है फिनेंस, तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत क्रूशियल है. तो यहाँ पे इसीलिए हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं. तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, डेफिनेशन देखें, तो इट रेफर्स टू द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूजेस ऑफ फिनेंस. अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट आता है, एक ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का एंड सेकंड यूजेस का. तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट बेसिकली बेस्ट प्रोक्योरमेंट, कहाँ से हम प्रोक्योर कर रहे हैं फंड को. अब बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए हमें फिनेंस चाहिए, लेकिन ये फिनेंस आएगा कहाँ से बिजनेस में? अब यहाँ पे सोर्स क्या है? बेसिकली ये सोर्स की बात करता है, और हमें पता है कि बिजनेस में पैसे लगाने के दो ही सोर्स हैं. कोई भी सोर्स हो, चाहे वो डेट से खरीद लिया, डेट से रेस कर लिया, कमर्शियल पेपर से रेस कर लिया, पब्लिक डिपॉजिट से रेस कर लिया, शेयर से, लोन से, किसी भी तरीके से हम बिजनेस में फिनेंस कर रहे, बिजनेस को फिनेंस कर रहे हैं. अल्टीमेटली हम उसको दो ही सब्जेक्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, और वो दो सोर्सेस कौन से होते हैं? सोर्सेस फंड लगाने के बिजनेस में दो ही हैं, डेट एंड इक्विटी. बेसिकली जो हमने सोर्सेस ऑफ बिजनेस फिनेंस चैप्टर 11th में देखा था कि कहीं से भी फंड प्रोक्योर करते, या तो खुद का पैसा लगा लें, यानी कि ओनर्स का फंड लगा लें, या तो किसी से लेके लगा लें, दैट इज़ बोरोअर का फंड लगा लें. तो यही ओनर फंड और बोरोअर फंड को हम बस यहाँ पे नेम चेंज हो गया है, डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट. तो जो भी बोरोअर फंड होता है जिसमें डिबेंचर्स आ जाते हैं या डिपॉजिट्स आ जाते हैं, बैंक लोन्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट है? डेट मार्केट का पार्ट है. वहीं अगर हम ओनर फंड की बात करें तो हमारे इसमें रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है, इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं. तो ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? इक्विटी वाले सोर्स के हैं. ठीक है, तो फंड लगाने के बिजनेस में दो ही सोर्स हैं. कोई भी सोर्स हो, अल्टीमेटली हम उनको दो ही चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं. अब यहाँ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट इसलिए कहा गया कि जहाँ से भी फंड ले रहे हैं, डेट से ले रहे हैं, इक्विटी से ले रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं, जैसे भी बिजनेस को फिनेंस कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट हमें कम पड़े. यहाँ क्या देखना पड़ता है कि दो सोर्सेज हैं लेट्स से हमारे पास, एक जगह हमें 100 रुपये लोन मिल रहा है, दूसरी जगह से हम 100 रुपये ले रहे हैं. पहली जगह हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दूसरी जगह 20% देना पड़ रहा है. तो हम कहाँ से फंड को प्रोक्योर करेंगे? ऑफकोर्स जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आए, क्योंकि हमें एक जगह पे 110 रिटर्न करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे 120 रिटर्न करना पड़ेगा. तो यहाँ हमें क्या इंश्योर करना है कि हमारी जो भी कॉस्ट है वो मिनिमम हो. तो जब भी हम फंड लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ से हम फंड एक्वायर करने के कितने सोर्सेज हैं. लोन ले लिया, डिबेंचर रेस कर लिया, इक्विटी शेयर्स रेस कर लिए, बहुत सारे सोर्सेज हैं. इंश्योर क्या करना है कि कॉस्ट जो है हमारी वो मिनिमम हो. तो जब भी हम ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो भी जैसे भी हम बिज़नेस को फिनेंस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें मिनिमम पड़े. तो जब भी ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट की बात आई, हमने देखा कि कॉस्ट मिनिमम हो.
नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोक्योरमेंट। जो भी फंड हमने प्रोक्योर किया उसको हम कहाँ यूज़ करें, ऑप्टिमल यूज़, उसको ऑप्टिमली कैसे इन्वेस्ट करें जैसे वो हमें रिटर्न मैक्सिमाइज करके दे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास, जैसे कि हमने जब फंड प्रोक्योरमेंट की बात करी तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज थे, उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी जब हम करते हैं तो हमारे पास एक सोर्स नहीं रहता। देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल टू द बिजनेस इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए या डिबेंचर्स खरीद लिए, फिर वही बात आ गई प्लांट मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इतने सारे जब ऑप्शंस हैं तो हम कहाँ उसको इन्वेस्ट करें, कहाँ अपने फंड को यूज़ करें कि वो हमें रिटर्न मैक्सिमाइज करके दे। जब भी प्रोक्योरमेंट की बात किया तो वहाँ देखा कि कहाँ से प्रोक्योर करें कि कॉस्ट मिनिमम हो, और जब भी यूज़ की बात किया तो वहाँ देखा कि कहाँ यूज़ करें, कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से रिटर्न मैक्सिमाइज हो। तो ये जितने भी सोर्सेज होते हैं, जितने भी सोर्सेज हैं बिजनेस में, या जितने भी ऑप्शंस हैं बिजनेस में, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद देखना पड़ता है कि कहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम सेविंग में भी फंड अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं और वो हमें 2 to 3% का लेट से हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड मिलता है वहाँ से, और वहाँ लेट से कि इन्फ्लेशन 5 to 6% रेस कर रहा है हर साल, तो अब ऐसे रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई है, 5 to 6% हर साल रेस कर रहा है। वही जो भी हमारा रिटर्न आ रहा है वो सिर्फ 2 to 3% ही है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट बेकार इन्वेस्टमेंट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें क्या देखना पड़ेगा कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। 8% मिले, 10% मिले, 19 जो भी परसेंट मिल रहा है वो सब कहाँ मिले, वो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो जब भी यूजेस की बात करा तो यहाँ हमने देखा कि रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो, अल्टीमेटली कॉस्ट को मिनिमम करना है और जो भी रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज करना है। सो दैट ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, कि ऑप्टिमल प्रोक्योर करें, कॉस्ट हमारी कम आ रही। अब यहाँ कॉस्ट, जब भी हम फंड बिजनेस को फिनांस करें, कॉस्ट ओनली फैक्टर नहीं है, रिस्क देखना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ता है, कंट्रोल देखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कॉस्ट एक प्रोमिनेंट फैक्टर माना जाता है कि जहाँ से भी हम फंड प्रोक्योर करें बेसिकली हमारी कॉस्ट कम आए। और ये तो यूनिवर्सल एक मैक्सिम है, फैक्ट है कि जैसे ही हमारी कॉस्ट कम आती है हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए ट्राई करते हैं और रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये बात आती है फिनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव का। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब इतना क्रूशियल स्टेप है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है फिनांस को मैनेज करना। क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फिनेंशियल, यहाँ बोला जाता है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। अब एक कंपनी में जब एक कंपनी बनती है उसके कितने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स, फर्स्ट पेरेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या मैनेजर्स होते हैं जो पूरा बिजनेस चला रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट होती है, कस्टमर्स होते हैं, किंग ऑफ मार्केट। तो इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, लेकिन फिनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कस्टमर होती है, एम्प्लॉयज़ होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्यों मैक्सिमाइज करना बोला गया। तो यहाँ पे दो रीज़न आता है। पहली बात कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, या शेयर होल्डर से क्या मतलब है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑफ कोर्स ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रेफरेंस वाले तो बस उनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं दो, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी। तो क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर हैं, तो पहला रीज़न यही बनता है कि बिकॉज द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ अ कंपनी एंड दैट्स वाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, अब ओनरशिप कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल ले तो जैसे कि अगर हमने 100 शेयर्स रिलायंस के खरीदे, तो अब ये रिलायंस कंपनी ये 100 शेयर्स के एक्सटेंड तक हमें ओनरशिप मिल जा रही है। तो अब रिलायंस कंपनी तो हमारे लिए काम कर रही है ना, कि हमने 100 शेयर्स खरीदे तो 100 शेयर्स का जो भी वैल्यू थी उस कंपनी में हमारा उस वैल्यू तक का स्टेक हो गया।
इसलिए हमें ओनरशिप मिल गई। तो हमें जब हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, इक्विटी शेयर्स लेते हैं, तो हमें उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। तो यहाँ पहला रीज़न बनता है कि बिकॉज दे आर रियल ओनर of a company, so that's why the objective of financial management is to maximize the shareholders wealth। उनकी हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने पे फोकस कर सकते थे, या मैनेजर्स का कमीशन बनाने को फोकस कर सकते थे, गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ाने को फोकस कर सकते थे, नहीं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के रियल ओनर हैं, तो हम किसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे? ऑफकोर्स ओनर की वेल्थ को। ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। तो पहला रीज़न यही बनता है कि वो रियल ओनर है। दूसरी बात यहाँ पे आती है रेसिडुअल ओनर की। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल ओनर ऑफ अ कंपनी। अब रेसिडुअल ओनर मतलब कि अब जैसे डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे, उनका रिटर्न तो, उनका इंटरेस्ट तो मिलना ही है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जा रही है, तो ये तो नहीं बोल सकती कि कंपनी लॉस में चली गई, अब डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट नहीं देंगे या एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जब भी डिविडेंड देने की बात आती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। तो जब भी डिविडेंड देने की बात आती है, तो वहाँ क्या होता है? डिविडेंड किससे मिलता है? प्रॉफिट से मिलता है। अब यहाँ कंपनी क्या बोलेगी कि प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी में इस साल, तो हम डिविडेंड ही डिक्लेयर करेंगे। तो रिस्क किसका बढ़ा? ऑफकोर्स इक्विटी वालों का बढ़ा, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तो उनका जो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी या जो भी इंटरेस्ट है उनको मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन डिविडेंड में क्या है? डिविडेंड ऑप्शनल है। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो देगी, नहीं करेगी नहीं देगी, तो उनका रिस्क बढ़ा। और दूसरी चीज़ कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होता भी है, लेकिन वो सारा जो भी प्रॉफिट है वो या तो इंटरेस्ट देने में चला गया, सैलरी देने में चले गए, क्रेडिटर्स का जो भी पेमेंट था उसको करने में चला गया, ठीक है, डेट्स फुलफिल करने में चले गए। तो अगर कोई भी अर्निंग नहीं बच रही है लिक्विडेशन के टाइम कंपनी के पास, तो उनको डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर होगा, तो उनका फिर से रिस्क बढ़ गया। यानी कि जब भी सारी चीज़ें, सारी सैलरी, सारे टैक्सेस, सारी इंटरेस्ट, सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के बाद अगर कुछ बचता है कंपनी में, देन ओनली द शेयर होल्डर्स विल गेन समथिंग, तभी उनका डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो उनको वो क्या है? रेसिडुअल ओनर है। रेसिड्यू बाद में कुछ बच जाता है उनके लिए, तभी उन्हें डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ठीक है। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। वो ओनर है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी, उनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी तब ओनर अपना डिविडेंड लेगा, तब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो उनका दे आर रेसिडुअल ओनर ऑफ अ कंपनी, तो उनका रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या आया? कि दे आर रेसिडुअल ओनर ऑफ अ कंपनी। अब क्योंकि ये रेसिडुअल ओनर है, तो इनका रिस्क ज़्यादा है कि इनको डिविडेंड डिक्लेयर होगा नहीं होगा, इस साल कंपनी लॉस में चली गई तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो उनका रिस्क इसलिए ज़्यादा है, तो उनका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो क्योंकि यहाँ पे उनका दे आर रेसिडुअल ओनर, दे टेक मैक्सिमम रिस्क इन अ कंपनी। एक कंपनी हम बनाते हैं तो रिस्क किसका होता है? एम्प्लॉयज़ का होता है? नहीं, एम्प्लॉयज़ तो अपना काम करेगा, अपनी एट द एंड ऑफ द डे अपनी सैलरी रिसीव करेगा, ख़त्म। उसका रिस्क थोड़ी, स्टेक थोड़ी है। रिस्क किसका? ओनर का है। उनका तो डिविडेंड ही स्टेक पे है, डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, तो उनका रिस्क है। और जहाँ रिस्क बढ़ता है वहीं पे रिटर्न भी बढ़ता है। अब अगेन यहाँ रिटर्न बढ़ता है नहीं बढ़ता है दैट इज सब्जेक्टिव, लेकिन रिटर्न के चांसेस ज़रूर बढ़ते हैं। तो मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है शेयर होल्डर्स के केस में। और यहाँ क्योंकि वो रेसिडुअल ओनर है, उनका रिस्क सबसे ज़्यादा है कंपनी में, तो उनका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे किसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ किया? किसके रिटर्न को मैक्सिमाइज़ किया? शेयर होल्डर्स के। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है कि रेसिडुअल ओनर है तो उनका रिस्क बढ़ेगा और उनका रिटर्न भी मैक्सिमाइज होगा। So that's all about the concept and objective of financial management. So एक क्विक रिवीजन दूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट रेफर्स टू द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, कि अगर हमें 100 रुपये किसी से लेना और 70 रुपीज़ हमारी कॉस्ट ही आ जा रही है, तो ऐसा पैसे लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं बिज़नेस में, ठीक है। तो यहाँ क्या देखना पड़ेगा कि कॉस्ट हम किसी तरीके से कम करें। 100 रुपये ले रहे तो 20 रुपये कॉस्ट आ जाए, 10 रुपये कॉस्ट आ जाए, लेकिन हमारे कॉस्ट जो है उसको हमें मिनिमम करना होगा। और वहीं जो 100 रुपये लिया उसको कहाँ यूज़ करें कि वो मैक्सिमम रिटर्न दें, कि अगर डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर हो रहा है तो डिविडेंड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दें, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दें, या कोई प्लांट कोई एसेट खरीद लिया, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट कर दें,
ठीक है, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि रिटर्न ज़्यादा रहे और कॉस्ट हमारा मिनिमम रहे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब यही शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना एक वर्ड में डिफाइन करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट बोला जाता है, एक मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, या इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी मार्केट है, मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जो है शेयर मार्केट, तो वहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है, लेट्स से रिलायंस का एक शेयर 10 रुपये का है, लेट्स एग्जाम्पल, तो 10 रुपये अगर मार्केट में उसको रोटेट करते करते उसकी वैल्यू लेट्स से बढ़ जाती है 12 रुपीज़, 10 से 12 हो गया, तो ऑफकोर्स ये शेयर की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई। तो अब जिनके पास ये शेयर्स रहेगा वो गेन कर गए, किनके पास शेयर्स रहेगा, शेयर होल्डर्स के पास रहेगा, तो वो गेन कर गए। तो अगेन यहाँ पे किसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हुई, शेयर होल्डर्स की हुई। तो या कहें टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, या बोल सकते हैं कि ईपीएस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 10 रुपये का शेयर 15 रुपये का हो गया, तो ईपीएस बढ़ा, ईपीएस बढ़ा तो कौन गेन किया, शेयर होल्डर्स गेन करे। तो ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट या मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, और ईपीएस की वैल्यू बढ़ानी, अर्निंग पर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स गेन करेंगे। और शेयर होल्डर्स से क्यों गेन करेंगे, क्योंकि वो रियल ओनर है कंपनी के, ओनर है कंपनी के, बहुत सारे रिस्क बेयर करते हैं, रेसिडुअल ओनर हैं, और क्योंकि बहुत सारे रिस्क बेयर करते हैं तो उनका रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट्स द रीज़न कि इक्विटी शेयर होल्डर्स गिव द प्रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। Okay, so that's all about the topic. Okay, so next topic is financial decisions, different types of financial decisions that we will discuss in later videos. Till then, keep revising all these topics, and if you have any doubt, just write below in the comment box. Thank you.